बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 17 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 17 का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस। मॉड्यूल 66 से लेकर 70 इसमें शामिल है। तो मॉड्यूल 66 की बात करें तो इसमें बताया गया है इंटरकल्चरल एंड एरिया स्टडीज़ के हवाले से। तो इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ इस तरह से बताया गया है कि इंटरकल्चरल स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो आज के ज़माने में ना सोसाइटीज़ में कल्चरल डिफरेंसेस के सोशल रिलेशनशिप पर फोकस करती है, सोशल रिलेशंस पर फोकस करती है। ये फील्ड कई थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को ना कवर करती है। रिसर्चर्स इस फील्ड में ना एथनिक मतलब कि नस्ली, रिलीजियस मतलब कि मजहबी, और लिंग्विस्टिक मतलब कि ज़बानी हेट्रोजिनिटी मतलब कि मुख्तलिफ होने को ना एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें माइग्रेशंस प्रोसेस मतलब कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मिनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स के बीच के रिलेशंस और सोसाइटी में चेंजिंग सोशल आइडेंटिटीज को ना स्टडी किया जाता है। दूसरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि इस रिसर्च का कॉमन फोकस ये है कि कैसे हमारे पास ह्यूमन डाइवर्सिटी यानी कल्चरल डिफरेंसेस एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया को समझने में ना मददगार हो सकते हैं। आजकल इस टाइप की पर्सपेक्टिव्स की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, जैसे कि स्कूल्स और एजुकेशन, सोशल वर्क, हेल्थ केयर पॉलिसी, पुलिस, जुडिशरी, बिजनेस, टूरिज्म, डिप्लोमेसी और सोशल मीडिया की फील्ड्स में इसकी जो डिमांड है बहुत बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल्स कुछ दी गई है, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ ने टॉपिक्स के रिगार्ड्स जो है ना स्टूडेंट के लिए स्टडी स्कीम मुतारफ कराई है, उसमें सिलेबस में क्या क्या शामिल है वो बताया गया है। अच्छा, इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि बहुत सी ना यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ना इंटरकल्चरल स्टडीज का मास्टर कोर्स ऑफर किया जाता है। कुछ टॉपिक्स जो इनके सिलेबस में शामिल होते हैं ना, इनमें ये सिलेबस इंक्लूड है। नंबर 1 पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब के पहचान के हवाले से सियासत है। रासिज्म मतलब के नस्ल परस्ती, अर्बन प्लानिंग के मतलब के शहरों की जो है तमीर, इंटरकल्चरल बिजनेस रिलेशंस मतलब कि बिजनेस के दरमियान कल्चरल डिफरेंसेस, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस मतलब कि मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान राबता, और कल्चरल आइडेंटिटी का रोल, कन्फ्लिक्ट और रिकन्सिलेशंस मतलब कि मुश्किलात को दूर करना वगैरह शामिल है इनके सिलेबस में। और ये कार्लस्टेड यूनिवर्सिटी, स्वीडन की यूनिवर्सिटी है ना, उनके सिलेबस में ना इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, कल्चरल डिवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये दूसरा टाइप का जो है कोर्स है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर डिवर्सिटी के हवाले से पढ़ाया जाता है, मतलब कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस, मल्टी कल्चरल, पोस्ट कॉलोनियल्स इन लिटरेचर्स, जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटीज का, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर मतलब कि कल्चर का सोशल पहलू या नज़रिया, एथनिक रिलेशनशिप मतलब कि एल्मोहरिस्ट यूनिवर्सिटी और यूएसए में ना ये सब कुछ पढ़ाया जाता है इनके सिलेबस में। अच्छा, एरियाज स्टडी का जो मतलब है इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि एरिया स्टडीज का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया या रीजन्स को साइंटिफिकली और मेथोडिकली स्टडी करना है, ताकि ना हम उस एरिया के तमाम एस्पेक्ट्स को ना समझ सकें। इसमें ना किसी एक कंट्री या एरिया को ना डिटेल से स्टडी करना होता है, जैसे कि अफ्रीकन स्टडीज़ अफ्रीका का जो मुताला होता है, ऑस्ट्रेलियन स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया का मुताला, अमेरिकन स्टडीज़ अमेरिकन का मुताला, रशियन स्टडीज़ रशियंस का मुताला, ये या फिर बाई नेशनल मल्टी नेशनल एरियाज़ का मुताला, जैसे कि सेंट्रल एशियन स्टडीज़ मतलब कि साउथ एशियन स्टडीज़, यूरोपियन स्टडीज़। पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीरिया डिपार्टमेंट का फोकस कश्मीर स्टडीज़ पर होता है। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि डॉक्टर शबीर खान ने ना एरिया स्टडीज को इस तरह से डिफाइन किया है कि एक रीजन्स की साइंटिफिक स्टडी, ताकि हम उस रीजन्स की जगह और रोल को इंटरनेशनल सोसाइटी में ना समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हम तमाम ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ का यूज़ करें जो वैलिड एक्सप्लेनेशंस दे सके। अच्छा, और ये जो है ना सब कुछ डॉक्टर शबीर खान एरिया स्टडीज सेंटर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में इन्होंने ना रिसर्च की थी, इनके मुताबिक है। ओके,
इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के हवाले से। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि एरिया स्टडीज और इंटरकल्चरल स्टडीज दोनों ना इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि जो कई फील्ड्स को ना मिक्स करती है, और मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब कि जो कई डिसिप्लिन्स को इंक्लूड करती है, इसमें शामिल होती है। ये स्टडीज ना फिलोलॉजिस्ट मतलब कि जुबान की एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब कि साइंटिस्ट मतलब कि सियासी इलम का एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट मतलब कि माशी एक्सपर्ट, हिस्टोरियंस मतलब कि तारीखी इलम का एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट मतलब कि समाजी या माशरती इलम का एक्सपर्ट, और ओरिएंटेशलिस्ट मतलब के मशरकी कल्चर्स का एक्सपर्ट करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि एरिया स्टडीज का मकसद अमेरिकन के इंटरनेशनल डोमिनेशन एजेंडा को प्रमोट करना होता है, और कुछ लोग जो है ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन स्टडीज का ना लिंक गवर्नमेंट से इंटेलिजेंस एजेंसी से होता है, जिसमें ना यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इंफॉर्मेशन मिलती है। मॉड्यूल 67 कंपेयरिंग एविडेंस अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको बताया गया है कि ये कहा गया है कि साइकोलॉजिस्ट जो कल्चर्स को स्टडी करते हैं ना, अगर वो सिर्फ उस कल्चर के टाइपिकल मेंबर्स पर फोकस करते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल्स वेरिएशंस को ना इग्नोर कर देते हैं। मगर अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं ना, तो वो ये समझने में गलती करते हैं कि ये डिफरेंसेस सिर्फ कल्चरल सिस्टम्स के अंदर ही मीनिंगफुल होते हैं। और ये ल्यूंग एंड चौहान की 2011 में रिसर्च जो इन्होंने की थी, रिसर्च स्टडी जो की थी, इनके मुताबिक है। इस वाले पैराग्राफ में आपको ओवरऑल कुछ इस तरह से बताया गया है, पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है, मतलब कि इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स और कल्चर का जो तरीका है ना, वो बताया गया है। मतलब कि अगर हम इन द स्टार्टेड आपको कुछ इस तरह से बताया गया है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को कल्चर्स के हवाले से ना देखें, तो ये एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ना कल्चर्स के अंदर ना और कल्चर्स के दरमियान बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और ऐसे में ना अगर हम दो या ज़्यादा कल्चर्स को डाटा कंपेयर करते हैं ना, तो हमें ना मीन डिफरेंसेस मतलब कि एवरेज डिफरेंसेस, इफेक्ट साइज मतलब कि जो ना वो जो असर वाला जो साइज होता है ना, असरात वाला, वो मुख्तलिफ हो सकता है। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस मतलब कि बहुत सी चीज़ों को मिलाकर एनालिसिस करना का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब मैटर्स वेरिएबिलिटी मतलब कि फ़र्क के छोटे पहलू को मिस कर सकते हैं। रिसर्च को ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एनालिसिस की थ्योरेटिकल ग्राउंड है ना, वो उस कल्चर के लिए ना मीनिंगफुल है, चाहे जो स्टडी की जा रही है। ओके। मजीद इसमें बताया गया है कि जब कल्चर्स को ना मतलब कि इसमें ना और मजीद कुछ ऐसे से बताया गया है कि जब कल्चर्स को क्रॉस करते हैं ना, तब रिसर्च को सिग्निफिकेंस अहमियत जो है ना वो मिलती है, सिग्निफिकेंस वगैरह। अच्छा, इसमें बताया गया है तब कल रिसर्चर्स को ना सिग्निफिकेंस अहमियत को ना समझने में ना दिक्कत या परेशानी का सामना हो सकता है, क्योंकि ना जो अपेरेंट स्टैटिकल सिग्निफिकेंस होते हैं ना, वो ये गलत कंक्लूजन्स दे सकते हैं कि कल्चर्स के बीच ना डिफरेंसेस, जबकि वो डिफरेंसेस सिर्फ एक स्पेसिफिक सैंपल्स तक लिमिटेड हो सकते हैं। नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंसिंग टेस्टिंग जो टाइप 1 एरर्स और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस करती है। सब कुछ ये ना इंडिकेट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही एहतियात के साथ ना इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह ना कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मतलब के अतकात का जो रेंज होता है, और इफेक्ट साइज को भी ना ध्यान से ना देखना ज़रूरी होता है। अब ये सब कुछ ना जब आप परफॉर्म करेंगे स्टैटिस्टिक्स एज IBM SPSS सॉफ्टवेयर में और रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो तब ही आपको ये समझ में आएगा। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कल्चर इंसाइट्स और वेरिएबल्स का जो ताल्लुक में जो चैलेंजेस है ना, वो बताए गए हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि कल्चर इंसाइट्स को ना वेरिएबल्स के बीच में ताल्लुक देखकर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं ना, कोरिलेशंस कॉसेशंस नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो वेरिएबल्स का ताल्लुक है तो एक दूसरे को काज करते हैं। क्रॉस कल्चरल सैंपल्स में ना वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कल्चर्स में जो फ़र्क होता है ना, वो ज़्यादा इंटर
इंटरनल होते हैं ना कि एक्सटर्नल। इसलिए ना साइकोमेट्रिक्स जैसे कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड को ना एस्टेब्लिश करना एक चैलेंज होता है। हम सिर्फ तब तक कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जब तक हम ये सब चीज़ें चेक नहीं करते, और तभी ही हम कल्चरल सैंपल्स को ना कंपेयर करने में ना यकीन रख सकते हैं। व्हाट डू वी कंपेयर, हम क्या कंपेयर करते हैं या क्या कंपेयर करते हैं। इन द स्टार्टेड आपको कुछ इस तरह से बताया गया है कि अब हम ना देखते हैं कि हम क्या कंपेयर करते हैं। जैसे कि टेस्ट के स्कोर्स या स्केल्स के स्कोर्स, अगर हम जापानीज और अमेरिकन लोगों को एंग्जाइटी के हवाले से कंपेयर करते हैं ना, तो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो कुछ खास नहीं होते, क्योंकि ना वो एंग्जाइटी जापानीज कल्चर्स में अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है, और हर कल्चर्स का अपना तरीका होता है इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करने का, जो इनके इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस और कल्चरल कंडीशनिंग पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, पोन्जो इल्यूजन्स की बात करें तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना बीच बीच में, वाइट येलो और हाईलाइट रेड, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पोन्जो इल्यूजन्स की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि पोन्जो इल्यूजन्स एक क्लासिकल ऑप्टिकल इल्यूजन्स है, जिसमें ना दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो सेम लेंथ की होती है ना, इन्हें डिफरेंट लेंथ्स का दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि इन लाइंस के पीछे ना कन्वर्जिंग लाइंस होती है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स या जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह। ये इल्यूजन से ये दिखाता है कि हमारी परसेप्शंस ना कॉन्टेक्चुअल क्यूज या सिचुएशंस के सिग्नल से ना इन्फ्लुएंस होती है, जो हर कल्चर्स में ना अलग हो सकती है। ओके, अब इसमें ना इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कल्चर कंपैरिजंस टोक्यो के हवाले से, मतलब कि टोक्यो और न्यूयॉर्क का एग्जांपल आपको दी गई है। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि अगर हम दो सैंपल्स को कंपेयर करते हैं जैसे कि टोक्यो और न्यूयॉर्क, तो हम ना अज्यूम कर सकते हैं कि जो अमेरिकन सैंपल्स हैं ना वो एक एवरेज अमेरिकन हैं। अब एवरेज अमेरिकन कैसे होते हैं, एक डिस्क्रिप्शंस जो जो एक ऑथर ने दी थी वो कुछ इस तरह से है। क्या थी ये डिस्क्रिप्शंस है सारी की सारी। अब आर्थर ने कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया कि एवरेज अमेरिकन अपना ना 95% से वक्त ना इंडोर्स मतलब कि घर के अंदर गुजारते हैं। अबॉर्शन को मॉरली रॉन्ग समझते हैं, लेकिन फिर भी ना इसे ना करने का हक देते हैं। एक इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर्स रखते हैं, 9 दोस्त होते हैं, और कम एक पेट मतलब कि जानवर रखते हैं, और एक हफ्ते तक ना जेल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहेंगे। वो वालमार्ट के आसपास 20 मिनट्स की ड्राइव पर रहते हैं, महीने में कम से कम एक बार चर्च जाते हैं, स्मूथ पीनट बटर को चखने या चुंके से ज़्यादा पसंद करते हैं। चंकी चंकी जो है ना उससे ज़्यादा पीनट बटर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका टेम्परेचर जो होता है 45 से लेकर 65 डिग्री के बीच होता है चंकी का। अच्छा, ये है ग्राइम्स की जो रिसर्च है ना, ग्राइम्स ने 2005 में कहा था। इसके बाद इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल के एक और सैंपल है बॉब बर्न्स की, जो एवरेज था 140 क्राइटेरिया में, जैसे कि वो 5 और 8 लंबा था, मतलब कि एक शख्स था बॉब बर्न्स, वो 5.8 उसकी हाइट थी, और 140 का क्राइटेरिया था उसका। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का शौकीन था, हाउस में डेक मतलब कि छत के नीचे का एरिया जो है वो रखता था, फिशिंग का शौकीन था, और बुक्स पढ़ता था। बर्न्स का रिलीजियस फेथ इसलिए बहुत ज़रूरी था, और वो डिवर्सिटी का एक्सेप्ट करता था, जैसे कि एक टिपिकल अमेरिकन यूज़ करते हैं, फेमस होने का कोई शौक नहीं था बॉब बर्न्स को। और ये 2005 में ओ कीफ की रिसर्च के मुताबिक है। अच्छा, ये जो है ना रेड रेड, ये बॉब बर्न्स आपसे पूछा जा सकता है कि कितना क्राइटेरिया था, 140 क्राइटेरिया था, हाइट कितनी थी, कितना लंबा था, 5 और 8 उसकी हाइट थी। अब ये इसमें 5.5 इंच
5 फीट और 8 इंच, ये इस तरह से हाइट नहीं लिखेगी, मतलब कि ये 8 फीट ही हाइट होगी आई थिंक, एक्सेट्रा जो भी। अब आते हैं मजीद आगे। इस वाले पैराग्राफ में आपको कुछ इस तरह से बताया गया है, मतलब कि इस एवरेज, इसमें ना आपको बताया गया है एवरेज पाकिस्तानी डिस्क्रिप्शन से, मतलब कि हर एक पाकिस्तानी का क्या नजरिया हो सकता है। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि आप अपने आप से पूछें, या आप अपने आप से ये पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान में कोई एवरेज इंसान होता है। आपका खुद का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से हो सकता है, मतलब कि औरतों से अगर पूछा जाए तो औरतों का एवरेज डिस्क्रिप्शन क्या होगा, औरतें क्या कहेंगी। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि औरत अपने इन लॉज के साथ रहती हैं, अरेंज मैरिज की उम्मीद रखती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं और नर्सिंग का काम करती हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, हम टीवी देखना पसंद करती है, गॉसिप करना पसंद करती है, चुगली मतलब के, अच्छा, मेड और मदर इन लॉ के साथ लड़ाई करती है या फिर इन लॉज से परेशान होती है, कैरियर नहीं होती लेकिन इंटरमीडिएट तक ना तालीम हासिल करती हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनती है, सुपरस्टर्स जेल सुपर स्टोर से जाती हैं, दूसरी औरतों से ना नफरत करती हैं जो स्मार्ट स्लिम या ज़्यादा कमाई करती हैं। और एट द लास्ट अगर औरतों से पूछा जाए, पाकिस्तानी औरतों से, तो फिर क्या डिस्क्रिप्शन होगा इस हवाले से, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के बारे में ना नहीं सोचती। ये बहुत अच्छी खूबी है पाकिस्तानी औरतों में। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से अगर पूछा जाए तो क्या डिस्क्रिप्शन होगा, पाकिस्तान में तो मस्जिद जाते हैं, सिंगल अर्नर होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि मैं भी सिंगल हूँ, डाइपर्स नहीं बदल सकते, बॉल न्यूज़ देखते हैं, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस पर ट्रस्ट नहीं करते, औरतों से नफरत नहीं करते जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं होती, अपनी माँ की बात सुनते हैं, टैक्स टैक्स नहीं देते, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज से कुछ नहीं रखते, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट से चेंज कुछ नहीं उनका लेना देना होता। अच्छा, और अगर आप इसे स्टडी करेंगे ना तो एवरेज पाकिस्तान में ना एवरेज पाकिस्तान मैन के बारे में इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। अब ये जो है ना, अगर आप रिसर्च जो है ना ऊपर कोई दी गई है तो उसके बारे में कह रहे थे, आई थिंक इनकी रिसर्च में जो था वो ये एवरेज पाकिस्तानी वुमेन और मैन के हवाले से। मॉड्यूल 68 की बात करें तो मॉड्यूल 68 का नाम है क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस इन इमोशंस रेगुलेशंस इन द स्टार्टेड। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया गया था जो इमोशंस रेगुलेशंस पर था। इस रिव्यू का मकसद था कि इमोशनल रेगुलेशंस की जो कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज हैं इनको आइडेंटिफाई और कंपेयर किया जाए, जैसे कि कोग्निटिव रिप्राइजल्स और एक्सप्रेसिव सप्रेशंस को इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में। और ये कुछ रेफरेंस दिए गए हैं रिसर्च के, जो रिसर्च की गई थी इमोशनल रेगुलेशंस पर। ओके, अब इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में इमोशंस का ज़्यादा कंट्रोल होता है, ख़ासतौर पर जब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इस कल्चर्स में ना सोशल हार्मनी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ना नेगेटिव इमोशंस को स्ट्रेंजर्स के साथ एक्सप्रेस करना कम होता है। और ये कहा गया है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स के लोग कॉग्निटिव रिप्राइजल्स का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं एक्सप्रेसिव सप्रेशंस के मुकाबले में, क्योंकि ना इनके लिए अपने इमोशंस को सोशल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मॉड्यूल 69 इंडिजियस स्टडीज़ के नाम से है, तो इन द स्टडीज इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि मॉड्यूल मॉड्यूल 69 और 70 में ना दो इंडिजियस स्टडीज़ का जिक्र किया गया था। पहली स्टडी में ना एग्रेशंस के बारे में, बिलीव्स और एग्रेसिव बिहेवियर्स के बीच रिलेशंस को एग्जामिन किया गया था। एग्रेशंस वो बिहेवियर होता है जो किसी को ना नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, वर्बल हो या रिलेशनल हो। रिसर्च ने ये बताया है कि मॉरल बिलीफ से जो एग्रेशंस के बारे में होते हैं ना, वो एग्रेशंस के बिहेवियर को ना प्रिडिक्ट करते हैं। मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ था कि क्या एग्रेशंस के बारे में बिलीव्स में कल्चरल वेरिएशंस होते हैं, और ये फाइंडिंग्स मिली हैं। कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिली हैं? नंबर 1 की बात करें तो जेंडर डिफरेंसेस जो एग्रेसिव बिलीव्स के बारे में है वो कल्चर्स के अक्रॉस सेम पैटर्न नहीं दिखाते।
दूसरी जो फाइंडिंग्स मिली है उसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि बच्चों के बिलीफ से टाइम के साथ ना बदलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनके लिए एग्रेशंस को एक्सेप्टेबल या जस्टिफाई समझाना कम होता है। ये ट्रेंड यूके के सैंपल्स में देखा गया है जहां छोटे बच्चों में ना एग्रेशंस के बारे में बिलीव्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मगर जैसे जैसे बॉयज बड़े होते गए हैं ना ये बिलीव्स कम होता गया है। ये पैटर्न पाकिस्तानी बच्चों में ना अपोजिट था। ये क्लियरली दिखाता है कि कल्चर के अंदर भी एज और जेंडर जैसे वेरिएबल्स वैरी करते हैं और ये कल्चर कॉन्टेक्स्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये 2004 में अमजद और स्किनर की रिसर्च के मुताबिक है। अच्छा, इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है, मतलब कि तीसरे फाइंडिंग्स में आपको बताया गया है कि सिचुएशनल वेरिएशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल्स वॉइस के रिस्पॉन्सेस ये कह रहे थे कि वो ये नहीं समझते कि लड़की लड़की को मारना ठीक है। यंग बॉयज के सैंपल्स में ये देखा गया। ये नेचुरली सवाल उठता है कि क्या शादीशुदा एडल्ट्स भी ऐसे ही सोच रहे हैं। ओके, फोर्थ फाइंडिंग्स की बात करें तो फोर्थ फाइंडिंग्स में आपको बताया गया है एक्सट्रीम बिलीफ्स और मॉडरेट बिलीफ्स को डिफरेंशिएट किया गया था और सिर्फ एक्सट्रीम बिलीफ्स ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने को ना प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, इस वाले मतलब कि इसमें एक ओवरऑल कुछ इस तरह से बताया गया है कि हॉस्टल बिलीव्स जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स सेक्ट्स और देश ग्रुप के बारे में होते हैं ना इन्हें एसेस किया गया था। ये बिलीव्स ना अलग अलग इंटेंसिटी में होते हैं, जैसे जैसे हेट ईमेल्स फॉरवर्ड करना, मिनोरिटी की शॉप को जलाने के लिए लोगों को परसुएड करना, यानी कि उकसाना, ये लाइंसिंग किलिंग या लाइसिंग किलिंग तक जाना, ये बिलीव्स ना अलग अलग इंटेंसिटी में हो सकते हैं। इन बिलीव्स को ना एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ना मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम इंटरवेंशन से पहले बिलीव्स को ना मेजर करते हैं, जैसे किसी अच्छे जीव मुस्लिम्स जैसे कि किसी अच्छे जीव मुस्लिम्स वगैरह, और जैसे किसी अच्छे जीव्स और मुस्लिम्स ट्रांसजेंडर से बात करना, और फिर ना इंटरवेंशंस के बाद बिलीव्स को ना मेजर करते हैं। एजुकेशनल इंटरवेंशंस काफ़ी हेल्पफुल होती है। और फिर मज़ीद इसमें बताया गया है कि अच्छी बात यह है कि बिलीव्स को एजुकेशन से दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन से एम्पैथी, न्यूरोसाइंस, अवेयरनेस, कंपैशन को कल्टीवेट करने से ना चेंज किया जा सकता है और चीज़ों को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख कर भी ये बिलीव्स चेंज हो सकते हैं। मॉड्यूल 70 की बात करें तो करेक्टर्स स्ट्रेंथ के नाम से है, तो इसमें इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से बताया गया है कि गुड कैरेक्टर्स वो क्वालिटीज होती हैं जो हर इंसान दूसरे इंसान में देखता या देखना चाहता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट्स हो, दोस्त हो या पोटेंशियल पार्टनर हो। इनको कभी भी या कभी कभी ना कैरेक्टर्स स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये वो क्वालिटीज होती हैं जो इंसान के अंदर अच्छी ट्रेड्स को ना दिखाते हैं। गुड कैरेक्टर्स 24 वाइडली वैल्यूड कैरेक्टर स्ट्रेंथ से मिलकर बनते हैं, जो छह बड़े जो सिक्स मतलब कि सिक्स वर्चू या छह बड़ी वर्चूज को ना अंडर कैटेगरीज जो है वो की जाती हैं। ये वर्चुअस हैं विजडम, मतलब कि जो सिक्स बड़ी वर्चुअस कौन कौन सी हैं, विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस और ट्रांससेंडेंस। और अच्छा, ये जो वर्चुअस है ना ये आप जो है साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस है ना, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो उसमें आप ये सिक्स वर्चुअस का भी डीपली इसमें ना बताया गया है। अच्छा, तो मैं जैसे कि सिक्स वर्चुअस के बारे में बता रहा था, ये जो छह बड़ी वर्चुअस है ना, इसमें मतलब कि इन वर्चुअस का नाम विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस और ट्रांससेंडेंस वगैरह है। वर्चुअस का मतलब है कि जो सही है वो सोचने और करने, और जो गलत है ना उसे बचाना। मिसाल मिसाल कुछ इस तरह से दी गई है कि वो एक वर्चुअस इंसान है, इसकी वर्चुअल पेशेंस है। कुरेज एक इम्पोर्टेंट वर्चू है लीडर की। वर्चुअस और वाइस एक दूसरे के साथ होते हैं। ओके, अब इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से बताया गया है कि अफीफ़ा अंजम और नुमान अमजद की स्टडी में ना करेक्टर स्ट्रेंथ्स इन्वेंट्री को उर्दू में ट्रांसलेट करके यंग पर्सन्स पर ना अप्लाई किया गया था और इन्होंने ये मॉडल फाइंड किया था
24 करेक्टर स्ट्रेंथ को 4 virtues के अंदर ग्रुप किया गया था। इस एनालिसिस में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया गया था, जो सिमिलर कंसेप्ट को ग्रुप करने में ना मदद करता है, जैसे कि जो रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे होते हैं ना इनके मुताबिक। अब ये जो है ना कुछ ये मॉड्यूल इनका जो था वो कोग्निटिव ट्रांससेंडेंस, इंटरपर्सनल्स और वेगर। अच्छा, ये मॉड्यूल पूछा जा सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लेक्चर के ओवरव्यू की तरफ, लेकिन लेक्चर का ओवरव्यू देने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो इन द स्टार्टेड आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इंटरकल्चरल स्टडीज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद वैरायटी ऑफ थ्योरेटिकल्स जो है ना एंड मेथोडोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे जो है वो इंटरकल्चरल स्टडीज और यूरोपियंस एंड अमेरिकन में यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या सिलेबस जो है इंटरकल्चरल स्टडीज़ को लेकर पढ़ाया जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो दो तरह के सिलेबस इनके कोर्स में शामिल, दो तरह के कोर्स शामिल है, एक है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और दूसरा है कल्चर डिवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस है। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं इनके जो सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है इन ये आपसे घुमा फिरा के ना पूछा जा सकता है। एरिया स्टडीज़ क्या है, एरिया स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया स्टडीज़ किन किन पर फोकस करती है, ये आपसे पेपर पॉइंट व्यूज में आप रह के पूछा जा सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या फ़र्क है, एरिया स्टडीज़ और इंटरडिसिप्लिनरी है या मल्टी डिसिप्लिनरी है, मिसाल के ज़रिए वाजिया करें। तो ये भी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद 67 मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कंपेयरिंग एविडेंस अक्रॉस कल्चर्स के बारे में पूछा गया। तो इसमें जो है वो ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट मतलब कि डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं उनके कंपैरिजन किस तरह से करते हैं स्टैटिकली तौर पर, मतलब कि जो है ना मैथ स्टैट में या फिर IBM SPSS सॉफ्टवेयर में या फिर एक्सेल्स में। ये आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब ये समझ में आएगा। तो इसमें बस आपसे पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन किस तरह से होता है। जाहिर सी बात है मीन मीडियन मॉड वगैरह होता है या नल हाइपोथेसिस होते हैं या फिर टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर। तो ये सारा कुछ जो है ना ये को वेरिएट्स या को वेरिएशंस वगैरह, तो ये सारा कुछ ना ये आपको प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ आपके ऊपर सर से गुजर जाएगा। पर पोन्जो इल्यूजन्स क्या है, पोन्जो इल्यूजन्स लाजमी आपसे पेपर पॉइंट व्यू से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मेरी सिक्स सेंस बता रही है ओवरऑल, बाकी आपकी किस्मत। तो अच्छा, इसमें जो है ना हम कंपेयर क्या करते हैं या कैसे किस तरह से कंपेयर करते हैं। ज़ाहिर सी बात हम कंपेयर करते हैं स्कोर्स को, टेस्ट को, और जो हमने किया था स्कोर्स को कंपेयर करते हैं और जो स्केल्स के ज़रिए हमने जो इकट्ठा किया होता है डाटा। ओके, अब एक ऑथर की ने कितने 90% जो है ये सब से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। बॉबन्स कितना क्राइटेरिया रखता था, कितना लंबा था। वुमेन्स, पाकिस्तानी वुमेन्स की डिस्क्रिप्शंस किस तरह से देंगे, अगर वो जो है इनके हवाले से रिसर्च के हवाले से इनका मोटिव क्या होगा। तो ये जो था बीच में जो कुछ बताया गया पाकिस्तानी वुमेन्स का वो मैंने बता दिया था। इसी तरह एवरेज पाकिस्तानी का नज़रिया क्या है वो भी मैंने बता दिया था। और क्रॉस कल्चर वेरिएशंस इमोशनल रेगुलेशंस में ज़ाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इमोशनल रेगुलेशंस पर जो कंडक्ट की गई थी स्टडीज़ उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया। और ये रेफरेंस जो है वो भी दिया गया है आपको, मैंने रेफरेंस नहीं बोला, ठीक है, मतलब कि ड्यूरिंग दी लेक्चर, क्योंकि रेफरेंस बोलूँ तो ये बहुत लंबा चौड़ा रेफरेंस था और मेरी ज़ुबान थक जानी थी। ओके, कल्चरल कल्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स में क्या डिफरेंस है, और ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी लेक्चर्स में हमने पढ़ा भी है पीछे और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी जिक्र हो सकता है। और ये इंडिजियस स्टडीज़ में जो है वो मॉड्यूल जो थे 69 और 70 हमने पढ़े थे। ये फर्स्ट स्टडी क्या कहती थी और दूसरी स्टडी क्या कहती थी, मतलब कि एग्रेशन जो है वो बिहेवियर्स, एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन बिहेवियर्स किस तरह का हो सकता है। तो ये आपको ना कुछ एग्जांपल्स भी दी गई थी और कुछ हाईलाइट पॉइंट है मैंने रेड कलर में किया, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और आगे जो है सिक्स वर्चुअस क्या है, कौन कौन सी है सिक्स वर्चुअस, वो पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। और गुड कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये भी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। और करेज क्या होता है ये भी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। और चार वर्चुअस कौन कौन सी हैं जो इनके मॉड्यूल अफीफ़ा, अंजम और नुमान के मॉड्यूल के मुताबिक थी। ये जो नीचे है कोग्निटिव, ट्रांसेंडेंस, इंटरपर्सनल और वेगर, ये चार वर्चुअस थी इनकी। ये भी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट लॉन्ग या MCQs में। ओवरऑल ये था आपका
लेक्चर नंबर 17 का ओवरव्यू कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और ये लेक्चर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है। दोबारा रिकॉर्ड से मुराद ये है कि पहले मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो सही तरह रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना वेल नहीं है, तो लिहाजा इसको मैंने भी दोबारा से जो है वो रिकॉर्ड किया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।